हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? ओके बच्चों, तो आज आपने ना पता क्या करना है, टॉपिक नहीं कोई भी पढ़ना बल्कि आपने इंट्रोडक्शन लेना है। ठीक है, आज हम इंट्रोडक्शन करेंगे रोटेशनल मोशन का और टॉर्क का। ठीक है, व्हाट इज़ रोटेशनल मोशन? सही है, अभी तक आपने ना जो भी मोशन पढ़ी है, ठीक है, हम उसको थोड़ा सा रिवाइज करेंगे और फिर हम आगे वन बाय वन इसके टॉपिक्स को डिटेल के साथ भी करेंगे। ठीक है, तो अभी आपने ना हम देखते हैं कि ट्रांसलेशनल मोशन क्या होती है। सही है, ट्रांसलेशनल मोशन का लफ्ज़ आपने सुना ही होगा। तो क्या होती है बेसिकली, इसकी जो डेफिनेशन बताई जाती है कि घूमे बगैर, रोटेट किए बगैर बॉडी की जो मूवमेंट होती है वो होती है ट्रांसलेशनल मोशन। ठीक है, लेकिन अब यहाँ पे हम इसको डिस्कस करते हैं। इमेजिन करो कि ये आपका पॉइंट था, ठीक है, ये बॉडी है आपका। आपने क्या करना है कि इसके इंटरनल में, ठीक है, कोई से भी दो पॉइंट्स ले लेने हैं। ठीक है, यानी कि दो पॉइंट्स आपने ले लिए और इसको आपने लाइन से ज्वाइन कर देना है। अब हुआ ये कि ये मूव करता 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 इधर आ गया है। ठीक है, यहाँ से भी ये मूव करता इधर आ गया है। तो अगर आप देखो, ठीक है, अब इसके नए पॉइंट जो हैं वो यहाँ पर ये वाले हैं। ठीक है, अब अगर आप देखो तो इन ये वाली जो लाइन थी और ये वाली लाइन है, ये आपस में क्या है, पैरेलल है अभी भी। ठीक है, तो अगर ये वाली तो लीनियर मोशन हो गई। ठीक है, अगर आपका बॉडी जो है वो सीधी लाइन में ऐसे मूव नहीं कर रहा बल्कि क्या कर रहा है, कुछ ऐसे कर्व पाथ पे मूव कर रहा है। ठीक है, यानी वो ऐसे जा रहा है। तो अभी आप देखो कि अगर यहाँ पे ये बॉडी था, ठीक है, ए और बी, ठीक है, इसके इंटरनल कोई से भी दो पॉइंट ले लेने हैं और इसकी ये लाइन ज्वाइन कर देनी है। अब वो यहाँ पे आया तो यहाँ पे इसकी पोजीशन होगी ये वाली। ठीक है, अभी भी ये देखो दोनों लाइंस जो हैं वो आपस में क्या है, पैरेलल हैं। तो ट्रांसलेशनल मोशन क्या होती है? ट्रांसलेशनल मोशन वो होती है जिसके अंदर बॉडी के इंटरनल पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली लाइन जो है वो अपने आप के पैरेलल रहे। ठीक है, तो कोई भी ऐसी जो मोशन होगी उसको हम ट्रांसलेशनल मोशन कहते हैं। तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी? टाइप ऑफ मोशन इन विच लाइन ज्वाइनिंग एनी टू पॉइंट्स इज पैरेलल टू इटसेल्फ, यानी जो लाइन इन दो पॉइंट्स को ज्वाइन कर रही है उसके बाद यानी कि लाइन जो है वो अपने आप के पैरेलल रहेगी होल मोशन के अंदर। सही है, तो अब रिजिड बॉडी क्या होती है? सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए, सॉरी मैं बताना भूल गई। तो रिजिड बॉडी होती है, इसी बॉडी को आप कंसीडर कर लो। ठीक है, ये है आपका बॉडी। ठीक है, इसके इंटरनल में दो कोई से भी दो पॉइंट ले लो। ठीक है, ये ए ले लो, ये बी ले लो। ठीक है, तो अगर आप इस बॉडी पे फोर्स अप्लाई करो और इन दो पॉइंट्स के दरमियान में जो डिस्टेंस है, डिस्प्लेसमेंट है, वो चेंज ना हो, तो हम कहते हैं कि ये बॉडी जो है वो रिजिड बॉडी है। तो रिजिड बॉडी की डेफिनेशन क्या होगी? इफ डिस्टेंस बिटवीन particles of solid doesn't change by application of force then the body is said to be rigid body। ठीक है, अब आपने ट्रांसलेशनल मोशन पढ़ ली है कि अगर आपका बॉडी सीधा जा रहा है, डजेंट मैटर आपका बॉडी ऐसे 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 जा रहा है, कैसे भी जा रहा है, बस उसकी एक ही शर्त है कि वो ट्रांसलेशनल मोशन में कब होगा? वो ट्रांसलेशनल मोशन में तब होगा कि अगर उसके इंटरनल पार्टिकल्स को ज्वाइन करने वाली, किसी भी दो पार्टिकल्स को ज्वाइन करने वाली लाइन जो है वो पूरी मोशन में खुद के पैरेलल ही रहे, यानी उसकी जो इनिशियल पोजीशन पे जो लाइन थी, फाइनल पोजीशन वाली लाइन उसके पैरेलल ही होनी चाहिए। तो ये होती है ट्रांसलेशनल मोशन। ठीक है, अब आ जाओ रोटेशनल मोशन में। ठीक है, रोटेशनल मोशन में क्या होता है कि आपका बॉडी, समझो कि आपने ना यहाँ पे एक बॉडी लिया है। ठीक है, ये आपके पास एक ऐसे है, आपने इसको यहाँ पे पाइवट कर दिया है। ठीक है, यहाँ पे आपने इसको कील लगा के जोड़ दिया है। तो अब क्या होगा कि जब आप इसके ऊपर फोर्स लगाओगे तो ये ऐसे घूमेगा। ठीक है, अपने इस पॉइंट के, पाइवट पॉइंट के इर्द गिर्द रोटेट करेगा। अब इसमें होगा ये कि ये सेंटर ऑफ मास, यानी यहाँ पे ये पाइवट हुआ है। ठीक है, जिस सेंटर पे ये पाइवट हुआ है, ये पॉइंट जो होगा ये अपनी जगह पर ही रहेगा, ये बिल्कुल रोटेट नहीं करेगा, बल्कि क्या होगा कि आपका जो पार्टिकल्स अंदर वाले हैं वो क्या करेंगे, सर्कल में मूव करेंगे। कैसे? अब देखो, अगर ये ए है, ये पार्टिकल ए है, ये पार्टिकल बी है, तो जब ये इधर को जाएगा, यानी अब इसकी नई पोजीशन कौन सी है, समझ लो ये अब यहाँ पे आ गया है।
ठीक है, इस पॉइंट पे है अभी। ठीक है, तो अब नए पोजीशन पे इसका ए जो होगा वो घूम कर किधर चला जाएगा, इधर, और बी जो होगा वो घूम कर किधर चला गया, इधर। ठीक है, तो इसका मतलब है ए जो है उसने अब नई पोजीशन एक और ले लो, तो वो कहाँ पे होगी, समझो यहाँ पे है, वो घूम कर इधर आ गया है। तो अब क्या होगा कि ए जो होगा वो किधर आ गया, वो इधर शिफ्ट हो गया है, और बी वाला जो है वो इधर शिफ्ट हो गया है। तो इसका मतलब है कि हर पार्टिकल जो इसके अंदर है, यानी हर पार्टिकल जो इस बॉडी के अंदर है वो क्या कर रहा है, सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है। इसी तरह अगर यहाँ पे आप पॉइंट सी ले लो, ठीक है, तो अब यहाँ पे ये वाला सी जो है वो यहाँ पे होगा, और आप देखो कि वो ऐसे सर्कल में मूव किया है। इसी तरह यहाँ पे देख लो, ये यहाँ से ये देखो सर्कल में मूव किया है ना। इसी तरह बेटा अगर आपने इसको अपनी लाइफ में, रियल लाइफ में भी इमेजिन करना है, तो अक्सर ऐसा होता है कि कोई अपना स्केल ले लो आप, ठीक है, उसको यहाँ से पाइवट कर दो और उसके ऊपर कोई बड़ा सारा निशान लगा लो। तो जब आप इसको घुमाओगे ना तेज़ स्पीड के साथ, तो आपको लगेगा कि वो जो पॉइंट है वो आपको एक लाइन की शक्ल में नज़र आएगा। ठीक है, इससे आपको पता चलता है कि जो रोटेशनल मोशन होती है उसके अंदर क्या होता है, पाइवट पॉइंट जो होता है वो अपनी जगह पर रहता है, जबकि बॉडी के सारे दूसरे पार्टिकल जो होते हैं वो सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहे होते हैं इसी एक पाइवट पॉइंट के गिर्द। ठीक है, और ये वाला पाइवट पॉइंट यानी जहाँ पर आपका बॉडी जो है वो सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है, ठीक है, ये सर्कल में मूव कर रहे हैं ना, तो जिस पॉइंट के अलॉन्ग आपका बॉडी पाइवट है, ठीक है, तो ये आपका एक्सिस ऑफ रोटेशन के तौर पर काम करेगा। और एक्सिस ऑफ रोटेशन जो होगा वो नॉर्मल होगा, यानी अपवर्ड डायरेक्शन में होगा, यानी वो आपको पता ही है कि आप राइट हैंड रूल यूज़ करते हो और जिस तरफ को बॉडी रोटेट कर रहा है अपने फिंगर्स को उसी तरफ को कर्ल करते हो, और आपका ये जो इरेक्टेड थंब होता है ये आपको बताता है कि आपका सेंटर ऑफ एक्सिस ऑफ रोटेशन जो है वो किस डायरेक्शन में है। अब यहाँ पे हम लाइन की भी बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे देखो अगर आपके पास ये दो पॉइंट हैं, ठीक है, इनको ज्वाइन करने वाली लाइन यहाँ पे थी, ठीक है, अब अगली दफ़ा जब आप देखोगे तो ये लाइन इस डायरेक्शन में है, उससे अगले पोजीशन पे देखोगे तो इस डायरेक्शन में है। तो आपको यहाँ पे पता चलता है कि रोटेशनल मोशन में इंटरनल पॉइंट्स को जोड़ने वाली जो लाइन होती है वो क्या होती है, पैरेलल नहीं होती। ठीक है, तो यहाँ पे इन रोटेशनल मोशन लाइन joining internal particle is not parallel। ओके, ठीक है, ये हो गया। अब आपको ट्रांसलेशनल मोशन और रोटेशनल मोशन में बेसिक फ़र्क नज़र आ गया होगा। ट्रांसलेशनल मोशन में क्या होता है कि लाइन ज्वाइनिंग इंटरनल पार्टिकल इज़ पैरेलल टू इटसेल्फ, ठीक है, यानी खुद की इनिशियल पोजीशन के, खुद की पिछली पोजीशन के पैरेलल होती है। और यहाँ पे रोटेशनल मोशन में क्या होता है कि जो लाइन इंटरनल पार्टिकल को ज्वाइन कर रही होती है वो खुद के पैरेलल नहीं होती। ठीक है, हर पोजीशन पर, हर पॉइंट पर उसकी जो पोजीशन होती है और उसकी जो डायरेक्शन होती है दोनों ही चेंज हो रहे होते हैं। अब अगर आपसे को पूछे कि रोटेशनल मोशन के लिए क्या बॉडी को पाइवट करना ज़रूरी है, यानी किसी जगह पे उसको फिक्स करना ज़रूरी है, तो फिर उसके लिए ना हम एक एग्जांपल लेते हैं। तो बच्चों यहाँ पे ना मेरे पास एक स्केल है, ठीक है, तो आपने क्या करना है कि इसको यहाँ से थोड़ा सा ऐसे फोर्स लगानी है। ठीक है, अगर आप देखो तो ये क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है। बस आपने क्या करना है, अगर इसके सेंटर ऑफ मैस पे लगाओगे ना फिर तो ये आगे जाएगा। ठीक है, सेंटर ऑफ मैस के अलावा किसी भी पॉइंट पर आप इस पर फोर्स लगाओगे ना, यहाँ पे लगा लो, यहाँ पे लगा लो, यहाँ पे लगा लो, तो क्या होगा कि इसके रोटेट करने की टेंडेंसी होगी। हालांकि मैंने इसको कहीं से भी पाइवट नहीं किया हुआ, लेकिन ये फिर भी क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है, ये देखो। तो इसका मतलब ये है कि अगर आप किसी बॉडी को पाइवट पॉइंट नहीं भी करते फिर भी उसके पास टेंडेंसी होती है कि वो अपने सेंटर ऑफ मैस के इर्द गिर्द रोटेट कर सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे वही बात आ जाती है, रोटेशन अबाउट सेंटर ऑफ मैस, और इसको हम क्या कहते हैं, स्पिनिंग भी कहते हैं। स्पिनिंग कैसे, देखो, स्पिनिंग होती है कि वहाँ पे बॉडी जो होता है वो कहीं पे फिक्स नहीं होता, उसका कोई पाइवट पॉइंट नहीं होता। मिसाल के तौर पर स्पिन करना, जैसे एक बाल जब आगे की तरफ हम उसको फेंकते हैं
तो वो आगे की तरफ तो जाती है, साथ में ऐसे रोटेट भी करती हुई जाती है, ठीक है, तो वो स्पिन कर रही होती है। इसी तरह अगर आप देखो तो जो लट्टू होता है, ठीक है, वो भी तो आप इसको घुमाते हो और वो भी तो पाइवट नहीं होता, और वो भी अपने सेंटर में इसके इर्द गिर्द ऐसे रोटेट कर रहा होता है। इसी तरह जो ज़मीन है, ठीक है, वो भी तो पाइवट नहीं है और वो भी रोटेट कर रही है अपने सेंटर के अलॉन्ग। इसका मतलब ये है कि स्पिन मोशन ऐसी मोशन होती है जिसके अंदर बॉडी रोटेट करता है अबाउट इट्स सेंटर ऑफ मास विदाउट हैविंग अ पाइवट पॉइंट, ठीक है। तो स्पिन मोशन इज अ टाइप ऑफ रोटेशन। ऑफ कोर्स ये रोटेशन की ही एग्जांपल है। in which body rotate around its center of mass, okay, without a pivot point। अब आगे आपने ये पढ़ लिया, ठीक है। अब हम आप ये भी आपने देख लिया, यहाँ पे जो बॉडी मूव कर रोटेट कर रहा था फिक्स्ड पॉइंट के अलोंग, वो बॉडी जो है उसके सारे पार्टिकल जो हैं वो सर्कल में मूव कर रहे हैं। तो इसका मतलब है कि टॉर्क जो है वो उसका सारा कुछ जो होता है वैसा ही होता है जो सर्कुलर मोशन का होता है। अगर आपने पीछे सर्कुलर मोशन के सारे लेक्चर्स जो हैं वो ले लिए हैं, ठीक है, एंगुलर एक्सेलरेशन, सेंट्रीपिटल फोर्स और वेलोसिटी वगैरह, ठीक है, अगर आपने नहीं लिए तो अभी आप जाके ले लो, ठीक है। हम उन्हीं चीज़ों को जो हमने पीछे सर्कुलर मोशन की फुल डिस्कस किया था, 40 मिनट के लेक्चर्स थे, उनको अभी हम थोड़ा सा ब्रीफली एक्सप्लेन करेंगे ताकि आपको थोड़ा सा उसका आइडिया मिल जाए। अभी हम जो रोटेशनल मोशन है उससे रिलेटेड कुछ टर्म्स जो हैं उनको डिस्कस करेंगे कि आपने रोटेशनल मोशन में क्या क्या पढ़ना है, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपका बॉडी जो है वो इस सर्कल में रोटेट कर रहा है, देखो ये है आपका पाइवट पॉइंट, ठीक है, ये है आपका बॉडी, ओके। अब ये रोटेट कर रहा है यहाँ पे इस सर्कल में। अब ये सर्कल भी बस बन जाए, कुछ ना कुछ तो बन ही गया है, ठीक है। अब देखो ये है आपका बॉडी, ठीक है, यहाँ पे इस पूरे की अगर आप देखोगे ये वाला समझ लो पॉइंट है, ठीक है, ए, तो यहाँ पे ये इस डायरेक्शन में जाएगा, ठीक है, और यहाँ पे इसकी वेलोसिटी कौन सी होगी, लीनियर वेलोसिटी होगी, ठीक है, यहाँ पे ये लीनियर डिस्प्लेसमेंट कवर करेगा यहाँ पे, ठीक है। लेकिन अगर आप इसकी पूरी पोजीशन को देखो, यानी ये यहाँ से यहाँ तक है, ठीक है, और यहाँ से ये मूव करके यहाँ पे आ जाता है, ऐसे, ठीक है। तो यहाँ पे ये पॉइंट जो है इसका ये लीनियर डिस्प्लेसमेंट कवर कर रहा है एस, ठीक है। लेकिन अगर आप इस पूरे को देखो तो पूरे का ये जो, यानी यहाँ पे भी हम लाइन लगा लेते हैं, तो ये जो इसने डिस्प्लेसमेंट कवर किया है, ठीक है समझो ये वाली इसकी लाइन है और ये वाला जो डिस्प्लेसमेंट इसने पूरे ने कवर किया है और ये है इसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो इसका मतलब है कि लीनियर मोशन में इसका जो होता है लीनियर डिस्प्लेसमेंट होता है और एंगुलर मोशन में इसके पास होगा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। अब लीनियर जो डिस्प्लेसमेंट यानी यहाँ पे जो बॉडी आपका लीनियर डिस्प्लेसमेंट कवर कर रहा है, तो लीनियर डिस्प्लेसमेंट में जो रेट ऑफ चेंज आएगा वो क्या होगा, आपकी लीनियर वेलोसिटी v ऑफ कोर्स, ठीक है। लेकिन जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट में ये थीटा में चेंज आएगा वो आपको क्या बताएगा, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, ठीक है। अब फिर आप और देख लो, जब लीनियर वेलोसिटी में चेंज आएगा तो आपके पास क्या होगी, लीनियर एक्सेलरेशन। जब आपके पास एंगुलर वेलोसिटी में चेंज आएगा तो आपके पास होगी एंगुलर एक्सेलरेशन, ठीक है। अब देखो बेटा, आपने न्यूटन सेकंड लॉ जो है वो पढ़ा हुआ है,
तो लीनियर मोशन में क्या होता है, F इज इक्वल टू ma। अब होता ये है, यानी इसका मतलब ये है कि अगर आप फोर्स लगाओगे, यानी लीनियर मोशन में फोर्स लगाओगे तो बॉडी में लीनियर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा। ठीक है, यहाँ पे एक्सेलरेशन कौन प्रोड्यूस करा रहा है, लीनियर फोर्स। ठीक है, फोर्स प्रोड्यूस करवा रही है। लेकिन रोटेशन में जो फोर्स जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करवाता है वो फोर्स नहीं होती बल्कि टॉर्क होता है। यानी लीनियर मोशन में फोर्स एक्सेलरेशन प्रोड्यूस कराती है और एंगुलर मोशन में टॉर्क जो होता है वो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस कराता है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा। अब आप कहोगे कि चलो ये तो हो गया कि जो टॉर्क है यहाँ फोर्स के एनालॉगस है और यहाँ पे जो एक्सेलरेशन है वो एंगुलर एक्सेलरेशन है। अब ये आई क्या चीज़ है आखिर, तो ये आई जो होता है ये होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है, अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, ठीक है, क्योंकि ये तो एनालॉगस है ना, यानी लीनियर मोशन में आपके पास ये हो गया और एंगुलर मोशन में आपके पास ये हो गया। लीनियर मोशन में आपके पास मैस होता है, तो यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है। ठीक है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया के आगे एक्सप्लेनेशन से लेक्चर्स होंगे, लेकिन अभी मैं आपको सिर्फ इसका थोड़ा सा ना आइडिया दे देती हूँ कि ये क्या होता है। सही है, इमेजिन करो कि आपका बॉडी जो है वो यहाँ पे मूव कर रहा है। ठीक है, इस सर्कल के अंदर की जगह पे ना आप ये ले लो कि आपने ये जो मैस है उसको स्ट्रिंग से बांधा हुआ है, यहाँ पे ये आपका हाथ है और ये इस दायरे में मूव कर रहा है। ठीक है, अब ये जो बॉडी है इसका मैस है m। सही है, और सर्कल से के सेंटर से इसका जो डिस्प्लेसमेंट है, डिस्टेंस है, वो है r, रेडियस के बराबर ही है ना। तो जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा इसका वो बराबर होता है मैस मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर ऑफ रेडियस। यानी मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपके पास बराबर होता है मैस मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर ऑफ रेडियस। ये सिर्फ ये होता है। ठीक है, आगे आप देखोगे कि बहुत सारे डिफरेंट शेप्स की जो ऑब्जेक्ट होते हैं ना उनका मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फार्मूला जो होता है वो भी डिफरेंट ही होता है। अगर आप सफ़ेयर लोगे तो उसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है उसका फार्मूला और होगा। अगर आप रोड लोगे, ठीक है, वो रोटेट करवा रहे हो, यानी ये रोड है, इसको आपने यहाँ पे पाइवट किया हुआ है और ये ऐसे रोटेट कर रही है, तो इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो और होगा। सिलेंडर रोटेट कर रहा है तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कुछ और होगा। तो अभी के लिए आप बस इसी को समझ लो। ठीक है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, मास मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर ऑफ रेडियस ऑफ सर्कल इन विच बॉडी इज मूविंग। ये हो गया आपके पास, ये न्यूटन सेकंड लॉ की भी आपको मैंने बता दी। अब यहाँ पे अगर लीनियर मोशन में आपके पास मोमेंटम होता है ना, लीनियर मोमेंटम p, तो यहाँ पे आपके पास होता है एंगुलर मोमेंटम l। सही है, अब p जो होता है आपके पास बराबर होता है mv के। इसी तरह आपको पता है ना, मास मल्टीप्लाई बाय वेलोसिटी। लेकिन जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता है, मोमेंटम होता है आपके पास, वो बराबर होता है आपके, इधर ही मैं लिख देती हूँ अब, लीनियर मोमेंटम मल्टीप्लाई बाय परपेंडिकुलर रेडियस। ठीक है, यानी लीनियर, इस बॉडी का जो आपने लीनियर मोमेंटम ले लेना है और उसको मल्टीप्लाई करा देना है इस r के साथ। इसको भी हम आगे डिस्कस करेंगे जब इसका टॉपिक आएगा। अभी के लिए बस आप ये देख लो कि आपने नई कौन कौन सी चीज़ें पढ़नी है इसके अंदर। ठीक है, कितना कुछ नया आने वाला है इस रोटेशनल मोशन के अंदर। तो अब बच्चों जो आपने पीछे पढ़ी हैं, अभी हमने जो टर्म्स डिस्कस की हैं, जिनके नाम आपने देखे हैं, उसी की हम ब्रीफ सी रिवीजन कर लेते हैं। ब्रीफ रिवीजन क्यों, क्योंकि ये सारी चीज़ें जो है वो पीछे वाली वीडियोस में वन बाय वन बहुत डिस्कस हो चुकी हैं एक्सप्लेनेशन के साथ। और अगर आपने देखना है तो आप इसी में वीडियोस में थोड़ा सा पीछे जाओगे तो आप देख लोगे। ठीक है, फिर उसमें काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स भी हैं और काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट भी हैं जो आपको वहीं पे समझ आएंगे। अभी आप देखते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। सही है, तो उसके लिए फिर से हम वही इमेजिन कर लेते हैं कि ये है आपका बॉडी। ठीक है, और यहाँ पे आपने इसको पाइवट किया हुआ है, तो ये क्या कर रहा है, इसके पास टेंडेंसी है रोटेट करने की। और इसका सर्कल हम बना लेते हैं।
यहाँ पे ये इसमें रोटेट कर रहा है, कुछ ना कुछ करके सर्कल ये बन ही गया है। अब आप अगर ये देखो तो समझ लो ये इसका पॉइंट जो है वो ए है यहाँ पे, ठीक है। तो ये लाइन को हम यहाँ पे वैसे ज्वाइन कर देते हैं। तो ये देखो बेटा, अब अगर जब ये रोटेट करके थोड़ा सा समझ लो इस पोजीशन पे आ गया है, सही है। तो इसका पॉइंट ए जो है वो भी मूव करता हुआ यहाँ पर आ गया है, ठीक है। और ये लाइन जो है वो पूरी इस पॉइंट ने क्या किया है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट सॉरी लीनियर डिस्प्लेसमेंट जो है वो कवर किया है, जबकि ये पूरा जो है यानी ये लाइन जो है उसने ये एंगल कवर किया है, ठीक है। उसमें इस एंगल का फ़र्क आया है। तो ये जो एंगल है वो आपको बताता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के बारे में, ठीक है। ठीक है, ये आपके पास क्या है, थीटा। अब ये लीनियर डिस्प्लेसमेंट से कैसे रिलेटेड है, ठीक है। तो बेटा आपने ना एक चीज़ पढ़ी होगी कि अगर ये आर्क है, समझो ये वाली आर्क है एस, और ये तो आपको पता है ये रेडियस है ना सर्कल का, तो ये क्या होगा, आर हो जाएगा इतना इतना, सही है। और ये थीटा। तो अब आपने करना ये है थीटा इज इक्वल, आपको पता है कि एल इज इक्वल टू आर थीटा होता है, यानी आर्क लेंथ बराबर होती है रेडियस मल्टीप्लाई बाय थीटा। तो आर्क लेंथ यहाँ पे आपके पास क्या है, एस है ना, तो यहाँ पे एस आ गया, रेडियस इसका आर आ गया और यहाँ पे थीटा आ गया। तो ये आपके पास लीनियर डिस्प्लेसमेंट और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के दरमियान में रिलेशन आ गया यहाँ पे। अब आगे आ जाता है एंगुलर वेलोसिटी क्या होती है, ठीक है। एंगुलर वेलोसिटी क्या होती है कि आपको इस थीटा में चेंज, यानी अब आपको पता है कि लीनियर वेलोसिटी क्या होती है, रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर डिस्प्लेसमेंट, यही होती है ना लीनियर वेलोसिटी। रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। इसी तरह अगर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट में जो चेंज होता है वो एंगुलर वेलोसिटी कहलाती है। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट is called angular velocity, राइट। तो अब आपने अगर इसका फार्मूला देखना हो तो शो इसको करते हैं ओमेगा से। तो ओमेगा आपके पास बराबर होगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता है ना, तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का चेंज अगर आपने निकालना तो थीटा 2 माइनस थीटा 1 और T2 माइनस T1, सही है। यानी ये आपके पास हो जाएगा डेल थीटा बाय डेल टी। अब ये आपके पास हो गया अगर आपने एवरेज एंगुलर वेलोसिटी निकालनी है। अब एवरेज एंगुलर वेलोसिटी क्या होती है ये भी हम बार बार पढ़ चुके हैं, चलो आज एक दफ़ा दोबारा पढ़ लेते हैं कि अगर आपका बॉडी जो है वो समझो इस पोजीशन से इस पोजीशन तक आया, ठीक है। तो अब आप कंसीडर करते हो कि आप यानी एंगुलर वेलोसिटी आपको बताती है कि आपका बॉडी जो है वो यूनिफॉर्म स्पीड वेलोसिटी के साथ यहाँ से यहाँ आया, ठीक है। इस पॉइंट से इस पॉइंट तक आया यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ, और आपको ये बताती है कि आपने कितने टाइम में कितना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कवर किया, ठीक है। यानी ये आपको ये नहीं बताती कि किस पॉइंट पर आपके बॉडी ने थोड़े टाइम में ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट कवर किया, कहाँ पे कम किया। बस वो कहती है कि उसने बराबर वक्त में उतना ही टाइम यानी यूनिफॉर्मली वो आता गया है, उसकी स्पीड ना कम हुई है ना ज़्यादा हुई है, बस वो एक ही स्पीड के साथ रहा है, और कितनी स्पीड के साथ रहा है वो आपको बता देता है। यानी अगर आप चाहते हो कि आपको इस पोजीशन पर पता चले कि आपके बॉडी की वेलोसिटी कितनी थी तो ये आपको नहीं बता सकता, ठीक है। उसके लिए आपको करना पड़ता है क्या, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। अब इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के लिए आप क्या करते हो कि पहले आपने T1 यहाँ पे लिया था, T1 आपका इस पोजीशन पर होगा
और T2 जो होगा वो इस पोजीशन पर होगा। अब इतने में जब आप डिस्प्लेसमेंट इतना यानी टाइम आपका कम हो जाएगा तो आपका डिस्प्लेसमेंट भी कम हो जाएगा, और डिस्प्लेसमेंट कम होने से आपको इस पॉइंट पर वेलोसिटी मिल जाएगी। तो इसका मतलब ये है कि अगर आपने इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी लेनी है यानी ओमेगा इंस्टेंटेनियस लेना है तो आपके पास क्या होगा, लिमिट आप लगा दोगे कि आपका जो डेल टी है वो इतना छोटा है कि वो ऑलमोस्ट ज़ीरो है, पूरा ज़ीरो नहीं है, ज़ीरो को अप्रोच कर रहा है, यानी 0.1 0.2 0.3 इतना है, और डेल थीटा बाय डेल टी। अब ये आपको पता है कि जब ये टाइम बहुत छोटा हो तो आप इसको डेरिवेटिव की फॉर्म में लिख सकते हो। तो ओमेगा इंस्टेंटेनियस आपके पास आ जाएगा डी थीटा बाय डी टी। ठीक है, यानी अगर आपको स्पेसिफिक पॉइंट पर चाहिए अपनी वेलोसिटी तो उसके लिए आप ये वाला फार्मूला यूज़ करोगे। अगर आपको दो पॉइंट्स के दरमियान में इंटरवल के में पता करना है कि इसकी यूनिफॉर्म वेलोसिटी अगर थी तो कितनी थी, एवरेज वेलोसिटी कितनी है, तो उसके लिए आप ये वाला यूज़ करोगे। इसके भी हम आगे एग्जांपल करते हैं, फिर आपको और ज़्यादा अच्छे से अंदाज़ा हो जाएगा कि इन दोनों को हम किस किस काम के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, तो अब इमेजिन करो कि आपके पास जी आपको थीटा दिया हुआ है 2t² + 3 और आपसे पूछा जाता है कि आपने एंगुलर वेलोसिटी फाइंड करनी है इन 2 सेकेंड्स और एट 2 सेकेंड्स। अब इन दोनों में फ़र्क क्या है, इसी को डिमॉन्स्ट्रेट करते हैं कि समझो आपका बॉडी जो है वो इस सर्कल में मूव कर रहा है, रोटेट कर रहा है, सॉरी। ठीक है, ये है आपका बॉडी। ठीक है, अब ये रोटेट कर रहा है। ठीक है, समझो कि 2 सेकंड के बाद इसकी जो नई पोजीशन है वो ये वाली हो जाती है, राइट। अब आपने बताना है कि 2 सेकंड के अंदर उसकी वेलोसिटी कितनी थी, यानी अगर ये t1 था 0 सेकंड और t = 2 सेकंड। ठीक है, तो इस पूरे इंटरवल में जब वो 0 से 2 तक आया तब उसकी वेलोसिटी कितनी रही इस पूरे 2 सेकंड में, और ठीक है, अब आपने यहाँ पे ये पहले एवरेज वाला फाइंड कर लो। तो ओमेगा इन 2 सेकंड, सबसे पहले तो आपने इसको क्या करना है, एवरेज वेलोसिटी है ना आपकी, तो थीटा, तो उसका फार्मूला होता है ओमेगा = θ2 - θ1 / T2 - T1। ठीक है, अब आपने θ2 फाइंड करना है, थीटा एट t = 0। तो यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा, 2 × 0² + 3, यानी ये आपके पास कितना आ गया, 3 आ गया। और थीटा एट t = 2 सेकेंड्स, तो यहाँ पे 2 × 2² + 3, 2 2 बार 4 4 2 बार 8, 8 और 3 11। ओके, अब आपने क्या करना है कि जी इसमें वैल्यूज़ पुट कर दो। तो θ2 आपके पास आया है जी 11 - 3 / T2 आपके पास कितना है, 2 सेकेंड - T1 है आपके पास 0 सेकेंड, ये आपके पास आ गया 8/2 और ये आपके पास आ गया 4 रेडियन पर सेकेंड। सही है, इसका मतलब ये है कि 0 से लेकर 2 तक जब आपका बॉडी आया तो आप कंसीडर करते हो कि यूनिफॉर्म मोशन से आया और उसकी वेलोसिटी हर पॉइंट पे 4 रेडियन पर सेकेंड थी। ठीक है, अब आगे आपने देखना है एट 2 सेकेंड, यानी जब 2 सेकेंड के ऊपर था तब उसकी वेलोसिटी कितनी थी। तो इसके लिए आप क्या करते हो, इंस्टेंटेनियस यूज़ करोगे। तो थीटा = आपके पास कितना है, 2t² + 3। तो इसके लिए आप ओमेगा इंस्टेंटेनियस कैसे फाइंड करते हो, डी थीटा ओवर डी टी। तो d/dt, अंदर आपने थीटा की वैल्यू लगा ली 2t² + 3। तो थीटा = आपके पास आ गया। अब इस डेरिवेटिव को भी अंदर मल्टीप्लाई करा दो सबके साथ, t² + dt। अब बेटा आपने क्या करना है कि इसको डेरिवेटिव ले लो इसका,
तो d इज इक्वल टू यहाँ पे ये पावर इसमें ऐड मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो 2/4 और t प्लस ये कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है, 4t आपके पास आ गया थीटा। ठीक है, और अब आपने लेना है एट t इज इक्वल टू 2 सेकेंड लेना है ना, तो यहाँ पे t में वैल्यू पुट कर दो। सॉरी ये ओमेगा है, तो ये आपके पास आ गया 8 रेडियन पर सेकेंड इक्वल टू ओमेगा इंस्टेंटेनियस। ठीक है, इससे आपको पता चल गया कि जो ये वाला होता है वो एवरेज वेलोसिटी फाइंड करने के लिए, और ये इंस्टेंटेनियस। यहाँ पे देखो कि एवरेज वेलोसिटी से इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी जो है वो डिफरेंट आई है। क्यों? क्योंकि बार बार मैं बताती हूँ कि ये वाली चीज़ जो है वो आपको इन्फॉर्मेशन देती है किस बारे में, कि अगर आपका बॉडी यूनिफॉर्मली यहाँ से यहाँ तक आया तो किस वेलोसिटी के साथ आया। ठीक है, और ये आपको बताती है कि किसी ख़ास पॉइंट पर अपनी उसकी वेलोसिटी कितनी थी। ठीक है, अब एवरेज और इंस्टेंटेनियस का ना मैं आपको ना थोड़ा सा दे देती हूँ अंदाज़ा, सही है? समझो आप 3 दोस्त हो, ठीक है, तो नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3। चलो ए और बी रख लो, ए बी और सी। ठीक है, ए वाले के पास 5 रुपीज़ हैं, बी वाला जो है उसके पास जी 4 रुपीज़ हैं, और 6 वाला जो है सी वाला जो उसके पास 6 है। आपने बताना है कि अब देखो इन दोनों के पास, तीनों के पास डिफरेंट है ना, तो आपने देखना है कि इसका एवरेज कितना है। एवरेज के लिए आप क्या करते हो, सबको ऐड करके उसकी तादाद पे डिवाइड कर देते हो, तो ये आपके पास हो जाएगा 15/3 यानी 5। तो इसका मतलब है कि एवरेज सबके पास 5 है, यानी अगर बराबर हो तो बराबर बराबर सबके पास 5 आएंगे। हालांकि आपने देखा कि इन सबके पास तो डिफरेंट थे। तो यही एवरेज और इंस्टेंटेनियस का है। एवरेज आपको बताता है कि अगर बराबर हो तो कितनी होगी, इंस्टेंटेनियस आपको बताता है कि किसी खास पॉइंट पर आपकी वेलोसिटी कितनी होगी। ठीक है, अभी होप सो कि आपको ये कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो गया होगा। अब हम देखते हैं कि एंगुलर वेलोसिटी और लीनियर वेलोसिटी में आपस में क्या रिलेशन है। ठीक है, अब आपने ना अगर तो पीछे वाला लेक्चर इसी का देखा हुआ है मेरे चैनल पे, या कहीं भी देखा हुआ है, तो आपने पढ़ा होगा कि v इज इक्वल टू आर ओमेगा होता है। ठीक है, यानी कि यही पढ़ा होगा कि v इज इक्वल टू आर ओमेगा। ठीक है, और अगर आपको ये कहे तो ऑफ कोर्स ये गलत है। ठीक है, हर जगह पर ये अप्लाई नहीं होता, इवन के सर्कुलर मोशन में भी या रोटेशन में भी ये अप्लाई नहीं होता। ठीक है, होता क्या है अब हम वो देखते हैं। तो देखो बेटा, यहीं पे ना आप इमेजिन कर लो कि आपका ये ना बॉडी है वो रोटेट कर रहा है, कुछ ऐसी आपके पास मैस है, और ये यहाँ पे सर्कल में मूव कर रहा है। ठीक है, तो हर पॉइंट पर इसकी जो लीनियर वेलोसिटी होगी वो इस डायरेक्शन में होगी ना, टेंजेंट के अलोंग, यहाँ पे इस डायरेक्शन में, 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 और यहाँ पे इस डायरेक्शन में। ठीक है, और अगर इस पॉइंट पे देखो तो यहाँ पे इसका रेडियस जो है वो क्या है, परपेंडिकुलर। इस पॉइंट पर देखो तो भी रेडियस क्या है, परपेंडिकुलर। इस पॉइंट पर देखो तो भी रेडियस क्या है, परपेंडिकुलर। इस पॉइंट पर भी रेडियस परपेंडिकुलर, यानी 90 का एंगल बना रहा है। तो इसका मतलब ये है कि किसी भी पॉइंट पर कोई बॉडी रोटेट कर रहा है तो आप अगर उसकी लीनियर वेलोसिटी को देखोगे ना, तो वो क्या करेगा, सर्कल का जो रेडियस है उसके परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि आप यहाँ पर v इज इक्वल टू आर ओमेगा नहीं लिखोगे, बल्कि आप क्या लिखोगे, v परपेंडिकुलर इज इक्वल टू आर ओमेगा। ठीक है, अब आप इसको क्रॉस की फॉर्म में भी लिख सकते हो। ठीक है, क्रॉस प्रोडक्ट की फॉर्म में कैसे लिख सकते हो, देखो आपको पता है कि क्रॉस प्रोडक्ट में क्या होता है कि हम अपने पहले वाला जो वेक्टर होता है उसको दूसरे वेक्टर की तरफ रोटेट कराते हैं, और आपको जो वेलोसिटी मिलती है उसकी डायरेक्शन मिल जाती है। ठीक है, अब देखो आपका आर किस डायरेक्शन में है, ठीक है, आर आपका इस डायरेक्शन में है। ठीक है, वेलोसिटी आपकी इस डायरेक्शन में है। तो आपको पता है जब आप क्रॉस प्रोडक्ट करते हो तो जो आपका रिजल्टेंट आता है वो दोनों ही यानी वेक्टर्स के उसका परपेंडिकुलर होता है। अब ये आपका लीनियर वेलोसिटी इस डायरेक्शन में, सॉरी ये देखो आर आपका इस डायरेक्शन में और ओमेगा आपका इस डायरेक्शन में, अपवर्ड डायरेक्शन में है। ठीक है, तो अगर आपका ये अपवर्ड डायरेक्शन में है तो आपकी लीनियर वेलोसिटी इन दोनों के क्या है, परपेंडिकुलर आ रही है। तो इसका मतलब ये है कि दो परपेंडिकुलर वेक्टर्स को मल्टीप्लाई क्रॉस प्रोडक्ट जब आप लेते हो
ठीक है, परपेंडिकुलर का ही लेते हो ना, पैरेलल का तो क्रॉस प्रोडक्ट 0 होता है। तो परपेंडिकुलर वेक्टर्स का जब आप क्रॉस प्रोडक्ट लेते हो तो आपके पास जो रिजल्टेंट वेक्टर आता है वो उन दोनों वेक्टर, पिछले दोनों वेक्टर के परपेंडिकुलर होता है। तो यहाँ पे भी देख लो, ओमेगा जो है वो ऊपर की डायरेक्शन में है ना, और रेडियस इसका इस डायरेक्शन में है, और वेलोसिटी आपकी इस डायरेक्शन में है। तो इस तरह से आप इसको क्रॉस प्रोडक्ट की फॉर्म में भी लिख सकते हो। यहाँ पे आपकी वेलोसिटी वाला जो सारा कुछ था वो खत्म हो गया है। अब आपने आगे पढ़ना है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन या टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, एंगुलर एक्सेलरेशन, यानी 4 किस्म की एक्सेलरेशन होती हैं। यहाँ पे मैंने 3 लिखी हैं, चौथी भी होती है, वो हम 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं। सही है। सबसे पहले तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन क्या होता है। तो अब अगर आपका बॉडी यहाँ पे देखो ये सर्कल में मूव कर रहा है, ये सर्कल में मूव कर रहा है, तो आप यहाँ पे देखो कि हर पॉइंट पर इसकी डायरेक्शन जो है ना वो चेंज हो रही है। ठीक है। अब वेलोसिटी किस वजह में चेंज जो होता है वो एक्सेलरेशन होती है, ऑफ कोर्स आपको पता है। ठीक है, यानी वेलोसिटी में चेंज इज इक्वल टू एक्सेलरेशन। तो वेलोसिटी जो होती है वो वेक्टर क्वांटिटी है। अब वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड भी होती है और उसकी डायरेक्शन भी होती है, कोई ना कोई होती है ना। तो अगर वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड चेंज होगी तो भी एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी, वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज होगी तो भी एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी। तो आप सर्कुलर मोशन में वेलोसिटी की डायरेक्शन के चेंज के बारे में जो एक्सेलरेशन आपको बताती है वो है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, यानी इसको आप AC भी बोल सकते हो, और ये आपको बताती है चेंज इन डायरेक्शन के बारे में। ठीक है, और इसका फार्मूला होता है, आपको पता है, v²/r। ठीक है, सॉरी, अगर आप इसको ये लीनियर वेलोसिटी की टर्म्स में है, अगर आप इसको एंगुलर वेलोसिटी की टर्म्स में लिखना चाहो तो यहाँ पे ω²r² आ जाएगा बाय r, तो ये कैंसिल आउट हो गया, तो ω²r भी इसको लिख सकते हो। ठीक है। अब ये याद रखना कि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन आपको बताती है चेंज इन डायरेक्शन के बारे में। ये इसकी भी पूरी एक वीडियो है, वो भी आप जाके देख सकते हो ताकि आपका कॉन्सेप्ट जो है वो और ज़्यादा क्लियर हो जाए। अब ये आ गया इसके बाद टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। ठीक है, अब वेलोसिटी जो है वो चेंज हो रही है, समझो आपका बॉडी जो है वो कांस्टेंट यूनिफॉर्म मोशन के साथ था, उसकी डायरेक्शन चेंज हो रही थी तो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रही थी। अब ऐसा भी तो हो सकता है ना कि आपका बॉडी जो है वो सर्कल में मूव कर रहा है। ठीक है, तो किसी किसी पॉइंट पर उसकी मैग्नीट्यूड ज़्यादा है वेलोसिटी की, किसी पे कम है, यानी किसी पे वो ज़्यादा स्पीड के साथ मूव कर रहा है, किसी पॉइंट पर वो कम। यानी मैं यहाँ से यहाँ पर आई तो यहाँ से मैं बड़ी स्पीड के साथ आई, यहाँ पर मैं कम स्पीड के साथ आई, यहाँ पर फिर मेरी स्पीड ज़्यादा हो गई। ठीक है, तो अब मैग्नीट्यूड में चेंज के बारे में जो आपको बताती है ना वो होती है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। ठीक है, अब ये आपको बताती है चेंज इन मैग्नीट्यूड के बारे में। ठीक है, यानी चेंज इन मैग्नीट्यूड, और इसका फार्मूला क्या होगा जी, फार्मूला इसका होगा dv/dt। ठीक है, अब ये मॉडुलस का मतलब है कि वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड लेनी है, यानी अब वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड क्या होती है, स्पीड ही होती है ना, क्योंकि इसका मतलब है ये आपको चेंज इन स्पीड के बारे में बताती है। अब आगे आ जाती है नेट एक्सेलरेशन। ठीक है, एंगुलर एक्सेलरेशन को हम बाद में डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो ये सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन आपको बताती है जी किसके बारे में, चेंज इन डायरेक्शन के बारे में। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन आपको बताती है चेंज इन मैग्नीट्यूड के बारे में। अच्छा, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन जो होती है ना उसकी डायरेक्शन होती है टुवर्ड द सेंटर, ये बात आपने याद रखनी है। और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जो होती है उसकी डायरेक्शन होती है अलोंग द टेंजेंट। सही है, और इन दोनों के दरमियान में एंगल जो होता है ऑफ कोर्स 190 होता है। ठीक है, हर पॉइंट पे टेंजेंशियल एक्सेलरेशन और जो आपकी सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है उनके दरमियान में एंगल जो होता है वो 90 होता है। फिर आगे आ जाती है जी एंगुलर एक्सेलरेशन। तो एंगुलर एक्सेलरेशन से पहले एक नेट एक्सेलरेशन होती है, उसको डिस्कस करते हैं। अब आपको ऐसी एक्सेलरेशन जो आपको डायरेक्शन में चेंज के बारे में बताती है और मैग्नीट्यूड में चेंज के बारे में बताती है, तो वो होती है नेट एक्सेलरेशन। नेट एक्सेलरेशन tells about both change in magnitude
प्लस डायरेक्शन। ओके, तो अब अगर इसका फार्मूला लिखना हो तो ये आपको कैसे पता चलेगा, डी वी ओवर डी टी। ठीक है, और फार्मूला इसका होता है ए सी का स्क्वायर प्लस ए टेंजेंशियल का स्क्वायर। ठीक है, अगर इसकी डायरेक्शन निकालनी हो तो उसके लिए आप यूज़ करते हो tan इनवर्स ए सी ओवर ए टी। ठीक है, अब पीछे रह गया आपके पास टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, सिर्फ एंगुलर एक्सेलरेशन रह गया है। ठीक है, अब एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होता है कि वो एक्सेलरेशन जो आपको चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी के बारे में बताती है। ठीक है, वो आपको एंगुलर एक्सेलरेशन होता है। ठीक है, तो एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होगा, चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी, राइट। आप इसको लिख सकते हो अल्फा इज इक्वल टू डी ओमेगा बाई डी टी। तो बेटा ये जो आपका एंगुलर एक्सेलरेशन है ये भी एक्सियल वेक्टर है। एक्सियल वेक्टर क्या होता है, ऐसा वेक्टर जो एक्सिस के अलोंग हो। ठीक है, अब जो एंगुलर वेलोसिटी होती है वो भी एक्सिस के अलोंग होती है, और जो एंगुलर एक्सेलरेशन होती है वो भी एक्सिस के अलोंग ही होती है। अब इसी तरह आपने एक और टर्म पढ़ी होगी, ए इज इक्वल टू आर अल्फा। ठीक है, तो अगर आपको कोई ये कह रहा है तो उसका नॉलेज जो है वो काफ़ी कम है, आई एम सॉरी टू से। ठीक है, तो होता ये है बेटा, देखो किसी भी पॉइंट पर अगर बॉडी समझो ये सर्कल है, इसमें रोटेट कर रही है। ओके, अब ये इस पे रोटेट कर रही है, समझो मैं यहाँ पे अब ज़्यादा नहीं बनाऊंगी, ये इसका सेंटर है, ये यहाँ पर है, और इससे मूव करती करती ये यहाँ से यहाँ तक आ जाती है। ठीक है, तो ये इसका यहाँ पे इस डायरेक्शन में इसका क्या है, लीनियर डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, और ये इसका क्या है, थीटा। ठीक है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पे इसकी जो लीनियर डिस्प्लेसमेंट है उसकी डायरेक्शन भी ये है, तो लीनियर वेलोसिटी की डायरेक्शन भी ये, तो लीनियर एक्सेलरेशन की डायरेक्शन भी ये। ठीक है, अब ये तब है अगर आपकी वेलोसिटी जो है वो वक्त के साथ साथ बढ़ रही है, एक्सेलरेशन उसकी जो है वो टाइम के साथ साथ वेलोसिटी बढ़ रही है, तो उस टाइम में लीनियर डिस्प्लेसमेंट भी इस डायरेक्शन में, लीनियर वेलोसिटी भी इस डायरेक्शन में, लीनियर एक्सेलरेशन भी इस डायरेक्शन में। ठीक है, यानी सारी चीज़ें इस डायरेक्शन में हैं। अच्छा यानी अलोंग जो टेंजेंट की है, यानी यहाँ पर ये इस डायरेक्शन में, यहाँ पर इस डायरेक्शन में, यहाँ पर इस डायरेक्शन में, और हर पॉइंट पर ये रेडियस के क्या हैं, परपेंडिकुलर हैं। यहाँ पे भी परपेंडिकुलर, यहाँ पे भी परपेंडिकुलर, हर पॉइंट पर रेडियस के क्या है, परपेंडिकुलर हैं। अब आपको पता है कि यहाँ पर ये वाली जो एक्सेलरेशन जो टेंजेंट के अलोंग होती है वो आपने अभी पढ़ा, वो कौन सी होती है, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जो होती है वो अल्फ़ा के यानी ए टेंजेंशियल इज इक्वल टू आर अल्फ़ा होता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें मैं बार बार बोल रही हूँ कि इसके साथ रिलेटेड प्रॉब्लम्स और बहुत सारी डिफरेंट चीज़ें हम पीछे डिस्कस कर चुके हैं। वो वीडियो आप जाके देख लो, आपको बहुत अच्छे से डिस्कस कर भी लोगे और आपको कॉन्सेप्ट भी उसके क्लियर हो जाएंगे। तो आज के लिए बच्चों इतना ही। अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी नया सीखने को मिला है तो काइंडली इसको लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। ओके, अल्लाह हाफिज़।